तो इस कहानी की शुरुआत होती है जेनोसमा के किले से, और जहाँ पर हम देखते हैं कि जेनोसमा सारे यूनिवर्स के गॉड को और सारे यूनिवर्स को संभालते संभालते बहुत ही तंग आ चुके थे। फिर तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस पीछे से कहते हैं कि आपको एक सक्सेसर की जरूरत है, क्योंकि अगर भविष्य में कभी भी आपसे कोई ज्यादा ताकतवर आ गया तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद जेनोसमा कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, मैं भी ये सब काम करते करते बहुत ही थक चुका हूँ, तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। वो सक्सेसर आपका बेटा हो सकता है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, वो हर टाइम आपके साथ रहेगा और आपके साथ खेलेगा, और आपका बेटा होने के नाते वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा और फ्यूचर में आपको वो प्रोटेक्ट भी कर सकता है, और आपका बेटा होने के नाते वो आपके हर काम में मदद भी करेगा, और मैं और सारे एंजल्स उसका हुक्म मानेंगे। फिर जेनोसमा कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, उस बच्चे की माँ कौन बनेगी। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि ये तो आपको ही चूज करना होगा कि उस बच्चे की माँ कौन बनेगी। फिर जेनोसमा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ उस बच्चे की माँ एक साइयन हो, क्योंकि वो काफी ताकतवर होते हैं और उसे ही मैं अपना अगला सक्सेसर बनाऊंगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि जेनोसमा वो वक्त आ चुका है जब आप अपने बच्चे की मदर को चुनेंगे। फिर इसके बाद जेनोसमा सारे साइंस को देखने लगते हैं कि उनके बच्चे के लिए कौन सी माँ सबसे बेहतर रहेगी। फिर जेनोसमा की नजर अचानक जीने पे पड़ती है और वो देखते हैं कि जीने बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, तो वो उनके बच्चे के लिए एक परफेक्ट माँ है। फिर जेनोसमा ये कहते हैं कि मुझे पता है मैं इस वर्ल्ड का सबसे अच्छा बाप तो नहीं बन सकता, लेकिन वो एक बहुत अच्छी माँ बन सकती है, और अगर माँ अच्छी होगी तो बेटा भी अच्छा होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीने और बार्डो काफी दिन से एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पर एक कहानी में एक मोड़ आता है, और फिर हम देखते हैं कि जेनोसमा जीने को ही अपने बच्चे के लिए माँ चुन लेते हैं, और जीने के पेट में एक बच्चा पल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जीने को अचानक ये पता चल जाता है कि उसके पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा है, और वो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं था, तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो ये बात वो सोच सोच के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि मेरे पेट में आखिर बच्चा आया तो आया कैसे। जैसे जैसे दिन और महीने बीत रहे थे, जीने के पेट में पल रहा बच्चा काफी बड़ा हो रहा था। जीने को आखिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और वो इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक एक दिन ग्रैंड प्रिंस जीने के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जेनोसमा ने तुम्हें इस बच्चे के लिए माँ के रूप में चुना है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें अपने साथ साथ इस बच्चे का भी ख्याल रखना होगा, समझी जीने। जिन्हें ये बात सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाती है। जीने ग्रैंड प्रिंस से कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आप हैं कौन। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि ये सब वक्त नहीं है ये बात करने का, लेकिन जीने गुस्से से कहती है आखिर मैं ही क्यों, इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आखिर मुझे ही क्यों चुना गया। जीने काफी परेशान हो जाती है और वो ये कहती है एक पावर से मेरे पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, ये कैसे संभव है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि मिस जीने, ये बच्चा फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसा फैसला लिया गया है, आप जेनोसमा के ट्रस्ट को बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। जेनोसमा ने आप पर बहुत ही ज्यादा विश्वास किया है, इसलिए बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सी में से उन्होंने सिर्फ आपको इसके लिए चूज किया। जीने काफी हैरान होती है और वो कहती है लेकिन फिर भी मैं ही क्यों। इसके पहले कि जीने कुछ और ग्रैंड प्रीस्ट से पूछती, ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जीने धीरे धीरे अब समझने लगी थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें जेनोसमा का पैलेस दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से पूछते हैं कि जेनोसमा जब उस बच्चे का जन्म हो जाएगा तब आप क्या करेंगे। और जेनोसमा कहते हैं कि फिलहाल तो मैं उसके जन्म लेने का इंतजार करूंगा, और जब उसका जन्म हो जाएगा तब उसे तुम यहाँ पर ट्रेन करोगे, और उसे तुम अपने पावर को कैसे कंट्रोल करना है ये सब सिखाओगे, कब किस वक्त कितनी ताकत को यूज करना चाहिए। तुम्हें उसे इस तरीके से ट्रेन करना होगा कि जरूरत पड़ने पे वो सारे गॉड्स को भी खत्म कर सके। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि जेनोसमा मैं सब समझ गया, और इसमें कोई शक नहीं कि वो बच्चा एक बहुत ही महान ताकतवर गॉड बनेगा, जो कि इस पूरे यूनिवर्स का भविष्य बदल के रख देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं और जीने उस बच्चे को जन्म देती है, और उस बच्चे का जन्म होने का खबर पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है, क्योंकि वो जेनोसमा का बेटा होता है कि ये काफी ताकतवर बच्चे का जन्म हुआ है इस प्लेनेट वेजिटा पे। और उस बच्चे को ढूंढने के लिए बहुत सारे साइंस स्काउटर लेके उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन सभी का ट्रैकर अचानक से फट जाता है, और सभी साइंस ये देखकर बहुत ही हैरान होते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। और उन सभी को ये लगने लगता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी जो कि इस पावर को हैंडल कर पाए। और तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा भी वहीं पे मौजूद था, और जैसे ही ये खबर उसके कानों तक पहुंचती है वो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वो भी उसकी ताकत को महसूस कर पा रहा था। और फिर फ्रीजा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने इतनी ताकत वाला साइंस आज तक नहीं देखा, आखिर ये है कौन। और ये कोई नॉर्मल पावर नहीं है, ये काफी ताकतवर है, और ये हमारे प्लेनेट के बहुत ही ज्यादा करीब है। फ्रीजा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि ये और कोई नहीं द लेजेंड सुपर साइयन ही है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा कहता है लेकिन वो अभी सिर्फ एक छोटा बच्चा ही है, इससे पहले वो बड़ा होकर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, मुझे उसे जल्दी खत्म करना होगा। फ्रीजा वहाँ जाने से पहले ग्रैंड प्रिंस जेनो और जीने के बेटे को
देखता है क्योंकि वो जेनोसामा के पैलेस पे आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा वहाँ पर अचानक आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पे आने वाला होता है उसके 1 सेकंड पहले ही वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फ्रीजा ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और ये कहता है ये कैसे हो सकता है, वो सब तो यहीं पर थे, आखिर वो सब कहाँ चले गए। और फिर फ्रीजा कहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर हमें जेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर जीने के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे थे और जीने उनसे पूछती है कि आखिर इसके लिए मुझे ही क्यों चुना गया। और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि वो कौन है जिसको इस बच्चे के बारे में अभी तक पता नहीं चला। फिर जेनोसामा जीने से कहते हैं कि मैं हूँ जेनोसामा, द किंग ऑफ एवरीथिंग, जिसके ऑर्डर पे सारे यूनिवर्स चलते हैं और मैं उन सभी चीजों को खत्म कर देता हूँ जो कि इस यूनिवर्स के लिए खतरा बनते हैं। जेनोसामा फिर जीने से कहते हैं कि खैर ये सब बात छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि मैं इस बच्चे का ख्याल कैसे रखूं, और उससे पहले एक बहुत ही जरूरी काम करना है, आखिर इस बच्चे का नाम क्या होगा। जीने कहती है कि इस बच्चे का नाम होगा कैकारोट, लेकिन जेनोसामा कहते हैं कि नहीं, इस बच्चे का नाम होगा गोकू। जीने को भी गोकू नाम जेनोसामा का दिया हुआ काफी पसंद आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जीने अपने प्लैनेट वेजिटा पे वापस चली जाती है और कभी कभी जीने जेनोसामा के पैलेस पे गोकू को देखने के लिए आती रहती है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस गोकू को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। गोकू कुछ ही दिनों में काफी सारी टेक्निक को मास्टर कर लेता है और उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और गोकू को ये सब समझ में आ जाता है कि यूनिवर्स क्या है, सारे गॉड्स कैसे काम करते हैं, सारे यूनिवर्स कैसे चलते हैं। गोकू को ये सारी बातें समझ में आ चुकी थी। गोकू अपने आप में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, वो छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख जाता है। और फिर हम अचानक देखते हैं कि फ्रीजा अचानक से प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पे गोकू की मॉम भी थी, इसलिए गोकू की मॉम भी उसके साथ मर जाती है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत को रिलीज करने लगता है। गोकू की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जेनोसामा का पैलेस डिस्ट्रॉय होने लगता है और इतनी ताकत आज तक किसी भी साइंस में नहीं देखी गई थी। गोकू अपने अंदर की ताकत को इतना बढ़ा लेता है कि वहाँ पे मौजूद कोई भी चीज उसकी ताकत को नहीं झेल पा रही थी और यहाँ तक कि जेनोसामा का पैलेस भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा था। गोकू को ये बात पता चल जाती है कि फ्रीजा ने ही उसकी मॉम को मारा है और उसने ही प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया है। ग्रैंड प्रिंस ये देख रहे थे कि गोकू अपने फुल पावर को रिलीज कर रहा था। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं कि गोकू रुक जाओ, अगर तुम ऐसे ही अपनी ताकत को बढ़ाते रहे तो कुछ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन गोकू उनकी बात नहीं सुनता है। फिर ग्रैंड प्रिंस चिल्लाकर गोकू से कहते हैं कि गोकू रुक जाओ, लेकिन गोकू किसी की बात नहीं सुन रहा था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जा रहा था क्योंकि फ्रीजा ने उसकी मॉम को मार दिया था। गोकू ने ये पहले ही सीख लिया था कि कैसे अपनी पावर को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। गोकू का पावर इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा था कि वहाँ पे मौजूद सारे प्लैनेट्स आपस में टकराने लगे थे। ग्रैंड प्रिंस और जेनोसामा चुपचाप देख रहे थे और वो गोकू से कहते हैं कि गोकू प्लीज रुक जाओ, तुम्हारी इस ताकत बढ़ाने से बहुत सारे प्लैनेट्स और यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ग्रैंड प्रिंस और जेनोसामा उसे चुपचाप देख रहे थे। तभी ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं गोकू रुक जाओ, क्या तुम ऐसे ही लगातार अपनी ताकत बढ़ाते रहे तो क्या तुम्हारी मॉम वापस आएगी? अगर तुम्हारी मॉम की डेथ अभी इस भाग्य में लिखी थी तो उसमें हम और तुम कुछ भी नहीं कर सकते और अब हम चाह कर भी इसे नहीं रोक सकते, तुम्हें ये सब अभी के अभी रोकना होगा। इसके बाद गोकू कहता है फ्रीजा ने मेरी मॉम को और प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो मैं कैसे रुक जाऊं, मैं ये कभी नहीं भूल सकता और इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। और अब जेनोसामा और ग्रैंड प्रिंस चाहकर भी गोकू को नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि गोकू ने पहले ही अपनी पावर को रिलीज कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि मैंने ऐसी ताकत कभी नहीं देखी, गोकू ने आखिर इतनी छोटी उम्र में इसे कैसे हासिल कर लिया। और इसी कारण से ग्रैंड प्रिंस ने गोकू को अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करना है ये नहीं सिखाया था और मैं उसे एक डायमेंशन पे लॉक भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब तक वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर लेता। और उसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि गोकू अब शांत हो चुका था और उसने अपनी पावर को इंक्रीज करना बंद कर दिया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं कि गोकू तुम फ्रीजा को भी नहीं मार सकते क्योंकि फ्रीजा का भी जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन में बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें अब फ्रीजा को नहीं मारना चाहिए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ये काम करेगा लेकिन वो अभी सो रहा है तो हम उसका इंतजार करते हैं कि वो कब जागेगा और फ्रीजा को उसके किए की सजा देगा क्योंकि फ्रीजा ने इस यूनिवर्स के रूल को तोड़ा है। इसके बाद गोकू कहता है लेकिन उसने मेरी मॉम को मारा है, मैं उसे जिंदा अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता, जब कभी भी मैं उसे अपने सामने दिखूंगा मैं फ्रीजा को खत्म कर दूंगा। फिर जेनोसामा गोकू से गुस्से से कहते हैं कि मैंने कहा ना तुम उसे अभी नहीं मार सकते। और उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने गुस्से और इमोशन को कंट्रोल करना सीख गया था। साथ ही साथ ग्रैंड प्रिंस उसे अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करना है ये सब सिखा देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कभी भी गुस्सा नहीं करता है और वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाता है। और सारे यूनिवर्स को पता था कि गोकू जेनोसामा का बेटा है। यूनिवर्स के सारे मॉर्टल्स गोकू को काफी रिस्पेक्ट भी करते थे क्योंकि गोकू के पिता जेनोसामा काफी ताकतवर थे। वो जब कभी भी चाहे किसी भी प्लैनेट या फिर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो गोकू बीते समय के साथ साथ जेनोसामा के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाता है। एक दिन गोकू और जेनोसामा साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे तो गोकू अपने फादर जेनोसामा से पूछता है कि मेरी शक्तियों के बारे में आपका क्या ख्याल है क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम सरप्राइज किया है। फिर जेनोसामा कहते हैं कि नॉट बैड माय सन, एक दिन तुम्हें मेरी जगह भी लेनी होगी और तुम्हें किंग ऑफ एवरीथिंग भी बनना होगा। सब मुझसे काफी डरते हैं लेकिन ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। ग्रैंड प्रिंस ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे एक बेटे की सख्त जरूरत थी
जो कि अब तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गोकू जेनोसामा से कहता है कि डैड, लॉर्ड बीरस अब जग चुके हैं तो फ्रीजा को खत्म करने का यही सही मौका है। मैं अभी तक कुछ भी नहीं भूला हूँ, फ्रीजा ने जो कुछ भी किया है मेरे साथ, मैं बहुत दिनों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। फिर जेनोसामा गोकू से कहते हैं कि गोकू तुम क्या चाहते हो, तुम सोच समझ के ही डिसीजन लेना और मुझे तुम पर भरोसा है कि वो डिसीजन बिल्कुल सही होगा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू फ्रीजा के सामने चला जाता है जिसने कई प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया था। सभी को ये पता चल जाता है कि कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन फ्रीजा के प्लैनेट पर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक फ्रीजा के सामने खड़ा हो जाता है और फ्रीजा से ये कहता है तो तुम ही हो वो जिसने मेरी मॉम को प्लैनेट वेजिटा को खत्म किया है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फ्रीजा गोकू को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि अभी भी कोई सेयन बचा हुआ है और वो गोकू को देख के हंसने लगता है। तुम्हारे जैसा एक सेयन मुझे मारेगा, ये बात कह के फ्रीजा हंसने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा अपने सोल्जर्स को भेजता है गोकू को मारने के लिए, लेकिन गोकू बिना छुए उन सभी सोल्जर्स को खत्म कर देता है। फ्रीजा ये देखकर हंसने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखों के पलकों को 2 बार झपकाता है और फ्रीजा के गाल पर एक गहरा घाव बन जाता है। फ्रीजा ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, उसने बिना मुझे छुए मुझे चोट कैसे पहुंचाई। यहाँ तक कि फ्रीजा उसके मूवमेंट भी नहीं देख पा रहा था। फ्रीजा ये देखकर कहता है लगता है अब मुझे बहुत ही सीरियस होना होगा। फिर फ्रीजा ये कहता है कि तुम्हें मेरे हाथों मरना ही होगा। इसके बाद फ्रीजा गोकू की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन ये एकदम बेकार हमला था और फ्रीजा कुछ ही सेकंड में ही मर जाता है। फ्रीजा कुछ भी नहीं कर पा रहा था और तभी हम देखते हैं कि गोकू वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे फ्रीजा वापस आ सके। गोकू फ्रीजा को एक स्पेशल टेक्निक से खत्म कर देता है जो कि बिल्कुल हाकाई जैसा होता है। गोकू फ्रीजा के पिता के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा उसने फ्रीजा के साथ किया था और वो साथ ही साथ फ्रीजा के आसपास की जो भी चीजें होती है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद गोकू खुश हो जाता है कि फाइनली उसने अपनी मॉम की मौत का बदला ले लिया है और उसके बाद गोकू मन ही मन कहता है कि मॉम आखिरकार मैंने आपकी मौत का बदला ले ही लिया, मैंने वो सब कुछ खत्म कर दिया है जिसकी वजह से आपकी मौत हुई थी। गोकू अब अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगता है, लेकिन गोकू ने ये सीख लिया था कि अपने इमोशन पे कैसे काबू करना है। फिर गोकू ये सोचता है कि उसे डिस्ट्रॉयर बीरस के पास जाना चाहिए ताकि वहाँ पर जाके उसे वो कंप्लेन कर सके कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि गोकू कुछ ही मिली सेकंड में बीरस के पास पहुंच जाता है। बीरस गोकू को नहीं जानता था और वो अभी अभी नींद से उठा था और बीरस ये भी नहीं जानता था कि गोकू जेनोसामा का बेटा है। फिर बीरस गुस्से में गोकू से कहते कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे प्लेनेट पे क्या कर रहे हो। और बीरस फिर गोकू से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब करने की सजा जरूर मिलेगी। फिर गोकू बहुत ही आराम से बीरस से कहता है हे बीरस शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा। आपने रूल्स को तोड़ा है और आप 25 साल से भी ज्यादा समय के लिए सो गए थे और इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत कुछ हो चुका है। फिर बीरस बहुत ही गुस्से में गोकू से कहता है कि आखिर तुम हो कौन जो मुझसे ये सब कह रहे हो और तुमने मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे की, आखिर तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। इसके बाद बीरस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोकू पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन गोकू बीरस के सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन बीरस इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बीरस अपने फुल पावर को रिलीज करता है और इसके बाद वो गोकू पे अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर विस आकर उसे बीच में रोक लेता है और इसके बाद बीरस जमीन पे गिर जाता है और बीरस विस से कहता है कि विस तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर विस बीरस से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस, लेकिन आपको नहीं पता आप आखिर क्या करने जा रहे थे। आप जिस पे हमला करने जा रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि जेनोसामा का अपना बेटा है। ये बात सुनकर बीरस बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है कि वाकई में क्या ये जेनोसामा का बेटा है। इसके बाद बीरस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और गोकू से माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप पर हमला करने जा रहा था। लेकिन इसके बाद गोकू बीरस से कहता है कि अच्छा हुआ बीरस ने तुम्हें सही समय पर रोक लिया, नहीं तो तुम्हें आज मेरे हाथों ही मरना होता। लेकिन खैर ये सब बात छोड़ो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ कि तुम अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हो, क्योंकि तुम 25 सालों से भी ज्यादा समय के लिए सो गए थे, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तुम्हें इसके लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन बीरस के जाने के बाद विस का क्या होगा, ये बात जानकर विस सोच में पड़ जाता है। फिर गोकू से कहता है कि तुम्हें अपने लिए एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं कि गोकू सारे यूनिवर्स में किसी को ढूंढने लगता है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। और दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है जो कि जेनोसामा का खोया हुआ बेटा होता है, जो कि अपने फादर जेनोसामा से बदला लेना चाहता था कि उसने आखिर उसे कैसे छोड़ दिया। और वो ये कहता है कि उन्हें इसके लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गोकू लॉर्ड बीरस को उसके पोजीशन से हटा देता है और अब विस को एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चाहिए उसके यूनिवर्स के लिए। और फिर उसके बाद गोकू एक अजीब से प्लेनेट पे जाता है जहाँ पे उसे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही थी और गोकू को ऐसा भी लग रहा था कि वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस प्लेनेट पे जाके उसे ढूंढने लगता है जो कि उस प्लेनेट पे अकेला होता है, लेकिन उस प्लेनेट का हालत बिल्कुल भी सही नहीं था। और तभी हम अचानक देखते हैं कि ब्रोली और उसका फादर अचानक से सामने आ जाते हैं। ब्रोली के पिता जैसे ही गोकू को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो
जाते हैं और वो अपने बेटे से कहते हैं कि जाओ जाकर उसे खत्म कर दो। और इसके बाद ब्रोली बिना कुछ सोचे समझे गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू एक बहुत ही स्ट्रेंज टेक्निक से उसके अटैक को आराम से रोक लेता है। ब्रोली अब बिल्कुल भी हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर ब्रोली के पिता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो भी गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और वो ज्यादा कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा ब्लास्ट कर पाते हैं, लेकिन गोकू बिना कोई दिक्कत के उस ब्लास्ट को बहुत ही आराम से रोक लेता है। ब्रोली के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे है। गोकू भी इन सब से बहुत ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है कि शायद आप लोग को मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। दरअसल में मैं हूँ गोकू, ज़ेनोसामा का बेटा, जो कि द किंग ऑफ एवरीथिंग है, जिनके इशारे पे पूरा यूनिवर्स चलता है। तभी ब्रोली कहता है कि मैं किसी ज़ेनोसामा और उसके बेटे को नहीं जानता और ना ही मैंने कभी इसके बारे में सुना है, और तुम कहते हो कि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है, मैं इस बात को नहीं मानता। फिर गोकू उससे कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, मेरे पिता ने ही इस सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है और उनके जैसा पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं है, लेकिन एक दिन मैं उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि कोई यूनिवर्स 7 में लॉर्ड बीरस की जगह को ले सके, क्योंकि मैंने लॉर्ड बीरस को उसके पोजीशन से हटा दिया है, क्योंकि उसने यूनिवर्स को रूल को तोड़ा था। फिर ब्रोली कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने लॉर्ड बीरस को उसके पोजीशन से हटा दिया और वो अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है? इसके बाद गोकू ब्रोली के पिता से कहता है कि मेरी बात सुनिए, मैं आपके बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनके अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर सके। मैंने देखा है उसमें बहुत लाजवाब शक्तियां हैं, तो मैं उसे अपने साथ अपने प्लेनेट पे लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट उसे ट्रेन करेंगे और उसके बाद मैं उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पोजीशन दे दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली गोकू के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और गोकू के साथ जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन ब्रोली के पिता को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वो उसे जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इसके बाद ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ब्रोली के पिता ब्रोली से कहते हैं कि बेटा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन ब्रोली कहता है कि पिताजी मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहता, मैं खुद बहुत ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैंने आपके साथ कई साल बिताए हैं, लेकिन अब मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना है, मैं गोकू के साथ जा रहा हूँ। लेकिन ये बात सुनकर गोकू को बहुत गुस्सा आता है और वो ब्रोली के फादर को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ब्रोली उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली की बात को मान लेता है और फिर दोनों ज़ेनोसामा के पैलेस पे चले जाते हैं, जहाँ पर ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों मौजूद थे। और फिर गोकू ज़ेनोसामा से कहता है, मैं आपके सामने यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैंने ये रियलाइज किया है कि उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है और वो किसी आम इंसान में बिल्कुल भी नहीं होता। ग्रैंड प्रीस्ट ब्रोली को ट्रेन करेंगे ताकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पोजीशन को संभाल सके। तो मुझे जैसा लगता है एक सैयद होने के नाते कि उससे बेटर हमें कोई नहीं मिल सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा भी गोकू के बात को मान लेते हैं और वो ये कहते हैं कि शायद मुझे भी यही लगता है, यही करना ठीक होगा। तुमने जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चूज किया है, जाहिर सी बात है वो परफेक्ट ही होगा। मैं पहले से ही जानता था कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। फिर इसके बाद ब्रोली ज़ेनोसामा से पूछता है, तो आप ही हो वो किंग ऑफ किंग जिसके बारे में गोकू ने मुझे बताया था? फिर ब्रोली मन ही मन सोचने लगता है कि वाकई में ये वही है जिसने सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है और ये वाकई में इतना ताकतवर है, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा अलग है, आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? फिर इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है, मैंने ही सारी यूनिवर्स को बनाया है। फिर गोकू उन दोनों के बातों के बीच में आता है और ब्रोली से कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, वो द किंग ऑफ एवरीथिंग आखिर कैसे बन सकता है, इसलिए तुम इस तरीके से ज़ेनोसामा को देख रहे हो। रिलैक्स ब्रोली, शांत हो जाओ, मेरे पिता ऑलरेडी इस तरह के कमेंट बहुत बार सुन चुके हैं। इसके बाद ब्रोली गुस्से से गोकू से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो? फिर इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, ब्रोली चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोकू इन सब बातों से थोड़ा सा परेशान हो जाता है, इसलिए वो ऐसा कहता है, तुम जाओ ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जाके ट्रेनिंग करो। ग्रैंड प्रीस्ट भी बिल्कुल तैयार है कि जितना जल्दी हो सके उसे यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना सके। तभी हम देखते हैं ब्रोली भी तैयार हो जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, और तभी हम देखते हैं ब्रोली अपनी ताकत को इंक्रीज करने लगता है और उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ग्रैंड प्रीस्ट उसकी ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली पूरी तरीके से तैयार हो जाता है नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। तो ब्रोली आखिरकार फाइनली यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है और तभी हम देखते हैं कि हमें एक अननोन सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ज़ेनोसामा का खोया हुआ बेटा होता है। ज़ेनोसामा ने उसे अपने हाथों से ही खुद ही मार दिया था क्योंकि वो इस मल्टीवर्स के लिए खतरा बन सकता था और वो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिला हुआ था जो कि इस यूनिवर्स को बर्बाद करना चाहते थे। तो इसीलिए ज़ेनोसामा को अपने बेटे को मारना पड़ा ताकि यूनिवर्स के लिए कोई खतरा न बन सके। ज़ेनोसामा ने उसके लिए एक मदर को चूज किया था जो कि एक डीमन थी और ज़ेनोसामा के बेटे में भी उस डीमन का ही ब्लड बह रहा था। ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे काफी बदलने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कभी भी नहीं बदला। जब उसका जन्म हुआ था तब 100 से भी ज्यादा प्लैनेट आपस में डिस्ट्रॉय हो गए
गए थे। जेनोसामा ने भी उसे बदलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो बदलने के बजाय और भी ज्यादा बुरा और बुरा बनता जा रहा था। तो उसे मारने के अलावा जेनोसामा के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, तो उसे आखिरकार मरना ही पड़ा। जेनोसामा इस घटना को बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं, इसलिए वो ग्रैंड प्रिंस को कहते हैं कि उनकी मेमोरी से इस घटना को पूरी तरीके से इरेज कर दे। इसीलिए जेनोसामा को लगने लगता है कि गोकू ही उसका पहला बेटा है, लेकिन गोकू जेनोसामा का पहला बेटा नहीं था और ना ही वो उनका दूसरा बेटा था, बल्कि गोकू उनका छठा बेटा होता है। जेनोसामा ये मिलियंस ऑफ ईयर से रिपीट करते हुए आ रहे हैं। गोकू के जन्म होने से पहले ही जेनोसामा ने अपनी मेमोरी को इरेज किया था। जेनोसामा के पहले बेटे का मौत हो चुका है और ये जेनोसामा को भी पता है, लेकिन उसके बाद के सन के बारे में जेनोसामा को कुछ भी याद नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंसान भी है जो कि इन सब के बारे में सब कुछ जानता है, और वो था ग्रैंड प्रीस्ट। तो जेनोसामा उसे बार बार ये कहते रहते थे कि वो उनकी मेमोरी से इन सारी बातों को इरेज कर दे। ऐसा टोटल 5 बार किया गया था, और तभी हम देखते कि वो शख्स अचानक से वहां पे आ जाता है और वो ये कहता है तो मेरे फादर को ये भी नहीं पता कि एक टाइम में मैं उनका बेटा था। लेकिन जेनोसामा को ये नहीं पता होता है कि जेनोसामा ने जिसको मारा था वो मैं नहीं था, वो मेरे द्वारा बनाया हुआ एक मॉडल था जो कि मेरा जैसा ही बिल्कुल देखने में था और उसका पावर भी बिल्कुल मेरे जैसा ही था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि म्यू अचानक से जेनोसामा के सामने आ जाता है और उनसे कहता है, हेलो फादर, क्या आपने मुझे पहचाना? काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और मैं काफी दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ। क्या आप जानते हैं मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? जेनोसामा काफी हैरान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहता। इसके बाद म्यू कहता है, क्या आप वाकई में सच में यही चाहते हैं? जेनोसामा काफी हैरान होते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे फादर कह के क्यों बुला रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। इसके बाद म्यू ग्रैंड प्रिंस से कहता है, ग्रैंड प्रिंस मुझे पता है आप सब जानते हैं, तो आप ही मेरे फादर को बताओ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। ग्रैंड प्रिंस ये सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन वो आखिर बोले क्या उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस ने जेनोसामा को ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उनके पास सन के बारे में बात नहीं करेंगे, जो कि ऑलरेडी इरेज हो चुका है। ये प्रॉमिस ग्रैंड प्रिंस कभी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर उन्होंने इस प्रॉमिस को तोड़ा तो यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा कहते हैं, कौन है ये जो अपने आप को मेरा बेटा कहता है? फिर इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि जेनोसामा, आप ही ने तो मुझे बहुत पहले कहा था कि मैं आपकी पुरानी बातों को कभी भी आपको याद ना दिलाऊं। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैंने पास्ट में क्या कहा था, लेकिन मुझे अब ये जानना है कि आखिर ये है कौन। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि जेनोसामा, आपने मुझे बताया था कि कुछ भी हो जाए मैं आपके पास्ट सन के बारे में कभी ना बताऊं। इसके बाद हम देखते हैं कि म्यू उन्हें देखता रहता है, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस उनके बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर इसके बाद म्यू ग्रैंड प्रिंस से गुस्से से कहता है कि तुम मुझे सारी बात बताओ, वरना मुझे तुम्हें मजबूरन मारना पड़ेगा, क्योंकि एक तुम ही हो जो सब कुछ जानते हो, तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, सारी बातें बता दो, वरना मुझे तुम्हें मजबूरन मारना पड़ेगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस म्यू से कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करोगे, लेकिन मैं जेनोसामा को कुछ भी नहीं बताने वाला। तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। म्यू ग्रैंड प्रिंस से कहता है, बताओ मेरे फादर को मैं कौन हूँ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन ग्रैंड प्रिंस ने जेनोसामा को प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उनके पास सन के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, तो इसलिए ग्रैंड प्रिंस म्यू को कुछ भी नहीं बताते हैं। ये देखकर म्यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जेनोसामा से आखिरी बार कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, बता दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू अचानक आ जाता है और गोकू से देखकर कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे मास्टर और फादर को क्यों मारना चाहते हो? अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। मैं भी तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ तुम कौन हो? इसके बाद म्यू कहता है, ओह तो तुम ही हो मेरे प्यारे भाई। मैं देख रहा हूँ ग्रैंड प्रिंस जेनोसामा से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं सभी को एक एक करके खत्म कर दूंगा। आज से करीब 1.5 बिलियन साल पहले जेनोसामा अपने काम करते करते बहुत ही बोर हो चुके थे और अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उन्हें एक बेटे की जरूरत है। तो इसीलिए जेनोसामा उस बेटे को जन्म देने के लिए एक मदर को ढूंढने लगते हैं और तभी उसे डीमन टोआ मिलती है और वो उसे मेरी मदर बनने के लिए चूज करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो शायद अभी भी जिंदा होगी। लेकिन ठीक उसके बाद जैसे ही मेरे पिता को यह पता चलता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और एक दिन में उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, तभी उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि वो मुझे मार देंगे। लेकिन गोकू, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम जेनोसामा के तुम पहले बेटे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। गोकू ये बात जानकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है, रुक जाओ, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? इसके बाद म्यू कहता है, जेनोसामा के पहले 5 बेटे थे और उन्होंने एक एक करके सभी को मार दिया, लेकिन मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे मारना इतना भी आसान नहीं था। मैंने एक मॉडल को बनाया था जो कि बिल्कुल मेरी जैसा दिखता है और मैंने उसे अपनी ताकत भी दी थी जो कि लगभग मेरी बराबरी का था और जेनोसामा को लगा कि वो मैं ही हूँ, इसीलिए जेनोसामा ने उसे मार दिया, लेकिन वो मैं नहीं था। और जेनोसामा को फिर ये लगने लगा कि मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि
कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं मरा था, मैं जिंदा था। और वो कितने ज्यादा गलत थे, आज मैं उन्हें खत्म करके ये साबित कर दूंगा। गोकू म्यू की बात सुनकर कहता है, क्या तुम जो कह रहे हो वाकई में वो सच है? मैं इस बात को नहीं मानता, मेरे पिता ऐसा कभी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनोसामा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं, मुझे बताओ क्या मैंने सचमुच ऐसा कुछ किया था? और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के पास कोई भी चॉइस नहीं था, उसे आखिरकार उन्हें बताना ही पड़ा। और वो जेनोसामा से कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सच है, आपने ही ये सब किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने ये सेल्फिश होने के नाते नहीं किया है। आपके जो सारे बेटे थे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और धीरे धीरे वो शैतान बनते जा रहे थे और उन्होंने लगभग यूनिवर्स के सारे किंग को मार दिया था और वे सभी लोग मिलकर आपको मारने का प्लान कर रहे थे और वो साथ ही साथ इस यूनिवर्स को भी खत्म करना चाहते थे। तो ज्यादा देर ना हो, इससे पहले ही आपने उन सभी को खत्म कर दिया और आप ही ने ये मुझसे कहा था कि मैं आपकी मेमोरी से इन सारी बातों को हमेशा के लिए इरेज कर दूं। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने मुझे बताया था और इसी कारण से आपको कुछ भी याद नहीं आ पा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। जब से गोकू यहाँ पर आया है वो एक प्योर हार्ट सेयन है, उसमें असीम शक्तियां हैं, लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया और वो इस यूनिवर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके बाद गोकू ये कहता है, मुझे लगता है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, मेरे फादर एक मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि मैं सोचने लगा था। इसके बाद गोकू म्यू से कहता है, तुम बेवकूफ, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अब मरना होगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। इसके बाद म्यू गोकू की ये बात सुनकर हंसने लगता है और गोकू से कहता है, ओह प्लीज मुझे हंसी मत दिलाओ, तुम जैसा सैयन मुझे मारेगा? मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और तुम्हारी इस कमजोर शक्ति से तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन वो सब जाने दो, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपने फादर जेनोसामा को खत्म करने आया हूँ। फादर, आपने जो किया मैं उसके लिए आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, अगर मैं तुम्हें उस वक्त नहीं खत्म कर पाया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। इसके बाद म्यू कहता है, ओ नहीं प्लीज ऐसा मत करो फादर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये दोबारा नहीं करूंगा, प्लीज फादर। क्या वाकई में आपको लगा कि मैं इस बेकार से टेक्निक से मर जाऊंगा? तो आपकी ये गलत फहमी है। वैसे ये काफी अच्छा मजाक था। और तभी हम देखते हैं कि गोकू पीछे से अचानक से म्यू पर हमला कर देता है। गोकू के उस हमले से म्यू काफी दूर जाकर पत्थरों से टकरा जाता है। म्यू को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गोकू से कहता है कि तुम अपने आप को एक असली सैयन कहते हो और पीछे से हमला करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू भी ट्रांसफॉर्म होकर अपनी सुप्रीम स्टेट पे पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच में एक लेजेंडरी फाइट शुरू हो जाती है। उन दोनों के लड़ाई के चलते पूरे मल्टीवर्स में शोर मच जाता है। सभी एंजल्स और गॉड को ये फील हो रहा था कि इतनी ताकत आखिर कहां से आ रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा का पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंड प्रिंस उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों को अब रुकना होगा वरना ये पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। अगर तुम लोग नहीं रुके तो मुझे तुम्हें एक अलग डायमेंशन में लॉक करके रखना पड़ेगा। लेकिन वो लोग किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे और वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस उन दोनों को एक अलग डायमेंशन में भेज देते हैं जो कि हर तरह की शक्ति को झेल सकता था। इसके बाद म्यू गोकू से कहता है, सैयन तुम आखिर मुझसे क्यों लड़ रहे हो? हम दोनों को लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं तुमसे नहीं अपने पिता से लड़ने के लिए आया था, क्योंकि वो इस यूनिवर्स के लिए खतरा है। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है, ये पहले ही 6 यूनिवर्स को खत्म कर चुके हैं और इस बात का कोई भी संभावना नहीं है कि वो और एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय ना करें। इसके बाद गोकू से कहता है, मेरे पिता ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते जैसा तुम कह रहे हो। इसके बाद म्यू कहता है, मैं तुमसे लड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं अपने पिता के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तभी गोकू की नजर अचानक उस जगह पे पड़ती है और वो ये कहता है, रुक जाओ, ये आखिर कौन सी जगह है? हम ये कहां पर आ चुके हैं और मेरी शक्तियां क्यों कम हो रही है? लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। गोकू म्यू से कहता है कि तुमने मेरे पिता और मास्टर के बारे में बहुत कुछ कह दिया है, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और दोनों के दोनों अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहते हैं। उन दोनों की लड़ाई के चलते बहुत ही ज्यादा ताकत रिलीज हो रही थी और वो डायमेंशन उस ताकत को नहीं झेल पा रहा था, इसलिए वो टूटने लगता है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से एक लेडी आती है और वो उन्हें रुकने के लिए कहती है और वो उनसे कहती है, मैं देख पा रही थी कि ये जगह कभी भी नहीं टूटेगी, लेकिन तुम लोगों की अधिक शक्तियों के कारण ये जगह टूट चुकी है, अब तुम दोनों को ही मरना होगा। लेकिन उन दोनों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो डायमेंशन भी खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अननोन एंजल आती है और वो अपने आप को सुप्रीम एंजल कहती है और वो ये कहती है, तुम दोनों के कारण ये यूनिवर्स खतरे में है, मैं इस चीज को कभी नहीं भूल सकती, अब तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी गोकू उससे पूछता है, रुक जाओ, आखिर तुम हो कौन? मुझे एक ताकतवर शक्ति महसूस हो रही है, आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? तभी वो कहती है, मैं सुप्रीम गॉडेस मिकोशिन हूँ, द गार्जियन ऑफ द यूनिवर्स, और मैं सिर्फ तभी आती हूँ जब कोई यूनिवर्स मुसीबत में रहता है और तुम लोग यहाँ पर सिर्फ बेकार के रीजन के लिए फाइट कर रहे हो और तुम लोगों को जरा सा भी
भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी इस लड़ाई के कारण 25% यूनिवर्स की चीजें डैमेज हो चुकी है, और वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और तुम दोनों ने लड़ने से पहले एक बार भी इस यूनिवर्स के बारे में नहीं सोचा। मैं तुम दोनों को एक आखिरी चेतावनी देती हूँ, अगर तुम दोनों ने ऐसा फिर से कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगी। तभी म्यू कहता है, हे आखिर तुम हो कौन मुझे ऑर्डर देने वाली? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूं? तभी मिकोशिन कहती है कि अगर तुम अपनी जगह से 1 इंच भी मुझे मारने के लिए वहां से हिले तो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगी। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तभी म्यू बहुत ही हैरान हो जाता है और वो ये कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ, ये वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। म्यू को भी अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। गोकू को ये पता था कि म्यू उस पे कभी अटैक नहीं करेगा, लेकिन म्यू का मन उसे अटैक करने को कह रहा था, इसीलिए वो उसके पीछे उस पे हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं म्यू के हमला करने से पहले ही वो अधमरा सा हो जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और ये कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ? मैंने तो उस पर अटैक भी नहीं किया और मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर उसने क्या किया है? उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना भी ताकतवर हो सकता है। गोकू भी ये सब देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और वो कहता है, ये कैसे संभव है? उसने 1 सेकंड में ही उस पर हमला कर दिया, मैं तो उसे देख भी नहीं पाया, म्यू वहां तक पहुंचा भी नहीं था, मेरे लिए भी उसे संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसकी इतनी ताकत आखिर आ कहां से रही है? तभी मिकोशिन कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, मेरे बेटे ग्रैंड प्रिंस को इन सब के बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। गोकू ये बात सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है, क्या मास्टर ग्रैंड प्रिस्ट आपके बेटे हैं? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी नहीं सुना था कि ग्रैंड प्रिस्ट की कोई माँ भी है, मैं तो अभी तुम्हारे मुंह से ये बात सुन रहा हूँ। फिर मिकोशिन कहती है, इस बात का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, चलो ये बात सोच लो, मैंने तुम लोगों को मार दिया, लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम ये सब रोक सकते हो, अगर तुम दोनों आपस में लड़ना बंद कर दो तो। और ये भी तुम दोनों याद रखना कि भविष्य में तुम दोनों कभी नहीं लड़ोगे, क्योंकि अगर तुम दोनों लड़े तो मैं तुम दोनों को ही मार दूंगी। फिर गोकू कहता है, आखिर तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? उसने मेरे पिता की और मेरे मास्टर की इंसल्ट की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं म्यू भी ये कहता है, हे तुम, मैं भी तुम्हारे साथ कभी नहीं रहने वाला। और ये बात बोल के म्यू गोकू पे हमला कर देता है, लेकिन म्यू जब गोकू पे हमला करने के लिए जा रहा होता है उससे पहले ही मिकोशिन म्यू को खत्म कर देती है। फिर गोकू से कहता है, ये क्या हुआ, तुमने मेरे भाई को खत्म कर दिया? फिर मिकोशिन कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे एक प्लेस पर लॉक कर दिया है और मैं उसे तब तक बाहर नहीं निकालूंगी जब तक वो ये सारी बातें भूल नहीं जाता, और मैंने जो किया बहुत सोच समझ कर किया है, पहले ही ये मेरे लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर चुका है। खैर कोई बात नहीं, मैंने एक मुसीबत तो खत्म कर दी, तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। द क्रिएटर गॉड ऑफ एवरीथिंग ज़ारामा तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ मुझे यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए भेजा है। फिर गोकू कहता है, रुक जाओ, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसी ने ऑर्डर दिया है? इसका मतलब कोई तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है, ये तो नामुमकिन है, कौन है ये ज़ारामा? फिर मिकोशिन कहती है, ज़ारामा ने इस यूनिवर्स के स्पेस और टाइम को क्रिएट किया है, उनकी शक्ति की कोई भी सीमा नहीं है और वो बहुत ताकतवर है। फिर गोकू कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ और जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब कुछ उसी ने बनाया है? ये तो काफी लाजवाब है, लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? इसके बाद हम देखते हैं कि मिकोशिन और गोकू दोनों ज़ारामा के पास चले जाते हैं। जब ज़ारामा गोकू से मिलता है तो बहुत ही हक्का बक्का रह जाता है और वो गोकू से कहता है, हे सैयन गोकू, मैं तुम्हें कुछ जानकारी देना चाहता हूँ और इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। आज से ठीक 6 महीने बाद 60 डीमंस इस यूनिवर्स में अपनी पूरी ताकत के साथ आएंगे। तुम्हें उन डीमंस का मुकाबला करना होगा और इसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ही उन डीमंस को क्यों नहीं रोक लेता, तो मैं तुम्हें बता दूं, ये इस यूनिवर्स के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता, इसीलिए मैं सिर्फ ऑर्डर ही दे सकता हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, लेकिन मिकोशिन तो काफी पावरफुल है, वो उन डीमंस को रोक सकती है। फिर ज़ारामा कहता है, हाँ मिकोशिन तो उसे रोक सकती है, लेकिन मिकोशिन यहाँ पर नहीं है और वो 17 सालों के लिए सो चुकी है और वो तब तक नहीं जागेगी जब तक कि उसे फील नहीं होगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद ज़ारामा गोकू से कहता है कि उन 7 डीमंस ने आज से करीब 700 साल पहले मेरे कुछ ब्लड सेल्स को चुरा लिया था। वो 7 डीमंस ने उस ब्लड सेल्स को आपस में बांट लिया था और इसके बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। अगर वे सभी लोग आपस में मिल गए और उन्होंने मेरी शक्ति का 1% भी हासिल कर लिया तो वे लोग पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा देंगे, क्योंकि मेरी 1% ताकत ही पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है और वो डीमंस सिर्फ 6 महीने के अंदर ही आपस में मिल जाएंगे। उससे पहले ही तुम्हें उन डीमंस को खत्म करना होगा। अगर तुम्हें मदद चाहिए तुम अपने भाई की सहायता ले सकते हो, लेकिन मुझे पता है तुम ये काम कर सकते हो। और अब हम देखते
देखते हैं कि गोकू उन डीमंस को मारने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। गोकू के पास अभी भी काफी वक्त था खुद को ट्रेन करने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। वो डीमंस कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था और गोकू ही वो शख्स था जो कि उन डीमंस को मार सकता था। इसीलिए वो जेनोसामा के पैलेस पर ग्रैंड प्रिंस के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद गोकू को ये लगता है उसे जिस लेवल का पावर चाहिए उस पावर को पाने के लिए वैसी ट्रेनिंग काफी नहीं है, और गोकू कहता है कि अगर मैं इस तरीके से ट्रेनिंग करूंगा तो मैं उन डीमंस को कभी नहीं हरा पाऊंगा, मुझे और ज्यादा कुछ करना होगा। क्योंकि जैसा जारामा ने कहा था, अगर 1% ताकत भी जारामा की उन लोग को मिल जाती है तो वे लोग पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर देंगे। तो इस तरीके से मैं अगर ट्रेनिंग करता रहा तो मैं कई सालों में भी उन लोगों को नहीं मार पाऊंगा। फिर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, गोकू तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए काफी नहीं हूँ? फिर गोकू कहता है, नहीं ग्रैंड प्रिंस, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि डोंट वरी गोकू, मैं जानता हूँ मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को एक अलग लेवल पे लेके जा सकूं, तो इसलिए मुझे उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यूनिवर्स इतना ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा कि मुझे उन्हें बुलाना पड़ जाएगा, तुम्हें उनकी ही ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि अगर आप मिकोशिन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं वो 17 साल के लिए सो चुकी है। फिर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, गोकू तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं लेजेंडरी गॉडेस निन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि ना ही हमारे मल्टीवर्स की है और ना ही किसी और के मल्टीवर्स की। वो एक अलग ही डायमेंशन से है। मैंने 2000 साल पहले उसे एक काम के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए वो थोड़ी सी नाराज है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें उसके साथ काफी अच्छे से पेश आना होगा, क्योंकि सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और उसका यहाँ पर आके तुम्हें ट्रेनिंग देना ये रूल्स के खिलाफ है। जब तक उसके गॉड उसे तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए अलाउ नहीं करते, जब वो तुम्हें ट्रेनिंग देगी तब वो इन सब के बीच में नहीं पड़ेगी। लेजेंडरी गॉडेस निन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे पता है अगर वो तुम्हें ट्रेनिंग देगी तब तुम उन डीमंस को जरूर मार पाओगे, और मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ कि तुम अच्छे से ट्रेनिंग करके उन डीमंस को खत्म कर दो, क्योंकि अब मुझे भी एहसास होने लगा है कि अगर तुमने उन डीमंस को खत्म नहीं किया तो वो लोग पूरे के पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। फिर गोकू कहता है, मैं सब कुछ समझ गया ग्रैंड प्रिंस, आप बुलाओ उसे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उससे मिलकर जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू ग्रैंड प्रिंस के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन वो ट्रेनिंग उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी। उसे लग रहा था कि ग्रैंड प्रिंस के साथ ट्रेनिंग करने से वो उस ताकत तक नहीं पहुंच सकता जिस ताकत तक उसे पहुंचना है। तो फिर ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं लेजेंडरी गॉडेस निन की ट्रेनिंग की जरूरत है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस लेजेंडरी गॉडेस निन का नाम पुकारते हैं और लेजेंडरी गॉडेस निन ग्रैंड प्रिंस के सामने प्रकट हो जाती है और ग्रैंड प्रिंस से कहती है, निन ग्रैंड प्रिंस से कहती है कि क्या हुआ ग्रैंड प्रिंस, पिछली बार भी आपने मुझे इसी तरीके से बुलाया था और अगर इस बार भी आपने बिना मुझे किसी काम के बुलाया है तो मैं आपको सच में इस बार खत्म कर दूंगी। निन की ये बातें सुनकर ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और वो निन से कहते हैं कि निन तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत ही जरूरी काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। आज से ठीक 6 महीने बाद इस धरती पे 60 डीमंस आने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि उन लोगों ने जारामा के ब्लड को चोरी कर लिया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को वो खत्म कर देंगे। लेकिन गोकू एक ऐसा शख्स है जो कि इन सभी को रोक सकता है, लेकिन गोकू को और भी ज्यादा ट्रेनिंग करके अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करना होगा और मुझे बस इसी के लिए आपकी मदद चाहिए। अगर आप गोकू को ट्रेन करेंगे तो वो काफी ज्यादा ताकतवर बन पाएगा ताकि वो उन डीमंस को हरा सके। फिर इसके बाद निन ग्रैंड प्रिंस से कहती है, ठीक है मैं सब समझ गई, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि इसके बाद आप मुझसे कभी भी कोई मदद नहीं मांगेंगे और मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, क्योंकि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी बहुत बार मदद की है। फिर इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, इसके बाद मैं आपको कभी भी अपनी मदद के लिए नहीं बुलाऊंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि निन गोकू की तरफ देखती है और वो कहती है, तो ये है सन गोकू, मैं देख पा रही हूँ ये काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो। तो एक काम करो, तुम अपनी पूरी शक्ति को रिलीज करो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम में आखिर कितनी ताकत है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही गोकू अपना फुल पावर को रिलीज करना स्टार्ट करता है तब हम देखते हैं कि जेनोसामा का पैलेस फिर से रीबिल्ड होना शुरू हो जाता है, जो कि म्यू और गोकू के फाइट के दौरान काफी डैमेज हो गया था। तो फाइनली हम देखते हैं कि गोकू अपने फुल पावर को रिलीज कर देता है और निन से कहता है कि निन ये देखो ये है मेरी पूरी ताकत। उसके बाद निन गोकू से कहती है कि अब तुम मुझ पर हमला करो। फिर गोकू निन से कहता है, रुक जाओ, अगर मैं तुम पर हमला करूंगा तो हो सकता है तुम्हें बाद में पछताना पड़ जाए। फिर निन हंस के कहती है, तुम्हें इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस कह रही हूँ तुम मुझ पर हमला करो। फिर गोकू कहता है तो ठीक है। फिर इसके बाद गोकू अपने फुल पावर से निन पे अटैक करता है। गोकू अपना हमला इस तरीके से करता है कि निन ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि गोकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इससे पहले मुझे ऐसा फील कभी भी नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है कि वाकई में मैंने इतना ताकतवर हमला किया, लेकिन फिर भी उसे खरोच तक नहीं आई। वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। इसके बाद निन गोकू से कहती है, हे सेयन तुम काफी ज्यादा
ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग से और भी ज्यादा ताकतवर बना दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नीन गोकू को लेके उसे अपने डायमेंशन पे चली जाती है, जहाँ पर ग्रेविटी 8 से 100 गुना ज्यादा थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू काफी सारी नई टेक्निक्स को सीख चुका था, जो कि गोकू पहले नहीं जानता था। और साथ ही साथ गोकू काफी ज्यादा हिडन टेक्निक्स भी सीख जाता है, जो कि उसे डीमंस को हराने में मदद करेगी। और वो लोग लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, जो कि नीन कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकती। और फिर हम देखते हैं कि हमें वहाँ से 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू नीन के ट्रेनिंग के कारण बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने डायमेंशन में वापस चला जाता है और ग्रैंड पीस उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। और वो ये कहते हैं, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गोकू इतना ताकतवर बन जाएगा और वो अपनी ताकत की इन ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकता है। इसकी ताकत तो बहुत ही लाजवाब हो चुकी है। फिर इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं, हे गोकू, वो सारे डीमंस यहाँ पर आ चुके हैं। फिर गोकू ये बात सुनकर चौंक जाता है और ग्रैंड प्रिंस से कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं? वो सारे डीमंस यहाँ पर आ चुके हैं? फिर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, हाँ गोकू, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा, इससे पहले कि वो इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय न कर दें। और फिर हम देखते हैं कि गोकू तुरंत वहाँ से निकल जाता है और उन डीमंस को ढूंढना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो पहला डीमन जार से मिलता है और फिर गोकू उससे कहता है, रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। फिर वो डीमन गोकू से कहता है, हे तुम आखिर हो कौन जो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मेरी ताकत कितनी ज्यादा है? मैं मानता हूँ तुम एक सैयन हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा, तो मुझसे दूर रहो, समझे? फिर गोकू उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो। और गोकू ये बात कहकर उस पर हमला कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पर अपना एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन वो डीमंस उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे डीमंस अपने पोजीशन को लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए गोकू उन पर हमला नहीं कर पा रहा था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं तो इनको छू भी नहीं पा रहा। तुम्हें क्या लगा तुम इस बेकार से हमले से मुझे मार दोगे? मुझे छूना इतना आसान भी नहीं है। जब गोकू उसे देख रहा था तब वो समझ चुका था कि मैं इस तरीके से इसे कभी भी नहीं मार पाऊंगा। वो मेरे मन को धोखा दे रहा है, मुझे अपने दिमाग से काम करना होगा, मुझे अच्छे से देखना होगा कि आखिर वो है कहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि काफी ज्यादा ध्यान लगाने के बाद गोकू आखिरकार उसे देख पाता है कि वो आखिर कहाँ है और वो उस पर एक हमला करने में कामयाब हो जाता है। ये चीज देखकर वो डीमन चौंक जाता है और गोकू से कहता है, आखिर तुमने मेरे दिमाग को कैसे पढ़ा? आखिर तुम ये कैसे कर पा रहे हो? फिर गोकू कहता है, अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे आसानी से धोखा दे दोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। फिर वो डीमन काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो डीमन गोकू से कहता है, आखिर ये कैसे संभव है? आज तक ऐसा किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ये ऐसे कैसे कर पा रहा है? मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। आखिर इसने ये कैसे कर लिया? लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। फिर गोकू उससे कहता है, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर लो, लेकिन तुम मुझे अब नहीं हरा सकते। फिर इसके बाद वो डीमन हंसते हुए कहता है, तुम्हें सच में अभी भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे साथियों को भी खत्म कर दूंगा, समझे? फिर गोकू उससे कहता है, ये कभी भी नहीं होने वाला। और तभी हम देखते हैं कि वो डीमन अपने फुल पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और आसपास के सारे प्लैनेट आपस में डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वीस कहता है, शायद ये गोकू ही होगा जो कि उन सभी डीमंस को रोकने की कोशिश कर रहा है। दरअसल में मेरे पिता ने भी उन डीमंस के बारे में मुझे बताया था, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। यहाँ तक कि वो इतने भी ज्यादा ताकतवर हैं कि मैं भी उन्हें नहीं हरा सकता। और फिर हम देखते हैं कि सभी यूनिवर्स को पता चल जाता है कि वो सारे डीमंस इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी ताकत में था। और फिर हम देखते हैं कि वो एक सेकंड में गोकू के पीछे जाकर गोकू पे एक पावरफुल अटैक करता है। गोकू उस अटैक से थोड़ा सा घायल हो जाता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक बार में ऐसा कर पाएगा। मुझे और भी ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा ताकि वो मुझ पर हमला न कर पाए। लेकिन हम देखते हैं गोकू उसके हमले को नहीं समझ पा रहा था और वो डीमन एक बार और गोकू पे एक खतरनाक हमला कर देता है। फिर इसके बाद वो डीमन गोकू से कहता है, क्या हुआ सैयन? क्या तुम मेरे हमलों को नहीं देख पा रहे हो? फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और अपनी पूरी ताकत को रिलीज करता है। और अब हम देखते हैं कि अब दोनों की ताकत एक समान हो चुकी थी और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है ताकि वो डीमन और भी ज्यादा मुसीबत में आ जाए। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उस पर एक पावरफुल हमला करता है और वो डीमन काफी ज्यादा घबरा जाता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसमें इतनी ताकत अचानक कहाँ से आ गई और ये मुझे कैसे मार पा रहा है? आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। आखिर ये है कौन? लगता है शायद मुझे अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो
तो हो सकता है मैं मारा जाऊं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी पूरी ताकत को रिलीज करता है और उसकी बॉडी से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये एक्सप्लोजन काफी ज्यादा रिस्की था। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होती तो उसकी मौत हो सकती थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन गोकू से कहता है, हे गोकू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। अगर तुमने मुझे छू कर दिखा दिया तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा और मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। फिर इसके बाद गोकू कहता है, क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? इसके बाद वो डीमन गोकू से कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं बिना हमला किए यहाँ से चला जाऊंगा। और ये सारी बातें वो डीमन गोकू को सिर्फ उलझाने के लिए कह रहा था और उस डीमन का प्लान ये था कि जैसे ही गोकू उसके पास उस पे हमला करने के लिए जाएगा वो एक पावरफुल ब्लास्ट करेगा ताकि उससे दोनों के दोनों मर जाएं। लेकिन गोकू ये सारी बातें समझ नहीं पाता है और वो उस पे हमला करने के लिए चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस टाइम गोकू को ये एहसास होता है कि शायद उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि उसे काफी मिलियंस ऑफ दूर किलोमीटर से देखा जा सकता था और उसमें कई सारे प्लेनेट और स्टार्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू उस धमाके से नहीं मरता है और वो उस धमाके से बाल बाल बच जाता है और उसके पास एटलीस्ट इतनी ताकत थी कि वो खड़ा हो सके। और फिर गोकू दिखता है कि उसके आसपास जो भी चीजें होती हैं सारी की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। फिर गोकू कहता है कि मैं अब समझ पा रहा हूँ, उस डीमन ने मुझे लगभग मार ही दिया था, मैं बाल बाल बच गया, लेकिन अगर वो एक बार और ये हमला करने में कामयाब हो जाता है तो मैं मर सकता हूँ। गोकू ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी हम देखते हैं कि एक एनर्जी की मदद से वो डीमन फिर से पैदा होने लग जाता है और फिर गोकू ये कहता है, लेकिन गोकू भी ये बात सोचकर बहुत ही ज्यादा डर रहा था कि उसने एक बार और हमला किया तो वो मारा जाएगा, लेकिन ये तो श्योर है कि वो उसे एक हमला और करने नहीं देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू एक सिंपल से अटैक से उसे फिर से खत्म कर देता है जो कि फिर से पैदा हो रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि गोकू के पास आके गोकू को ले जाते हैं क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि बाकी के डीमंस अपने डीमन साथी के मौत का बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। ग्रैंड प्रीस्ट आखिरकार काफी ज्यादा मेहनत के बाद गोकू को हील करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर गोकू कहता है कि वो डीमंस काफी ज्यादा होशियार है, वो समझ गया था कि वो मुझे नहीं मार सकता, इसलिए वो अपने साथ साथ मुझे भी खत्म करना चाह रहा था। फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं, मुझे पक्का पता था, इसलिए मैंने निन को तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए भेजा और निन ने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी, इसलिए तुम उस हमले से बच पाए। और तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसमा के पैलेस पे एक बहुत ही अजीब और गरीब हलचल शुरू हो जाती है और ज़ेनोसमा का पैलेस पूरी तरीके से कांपने लगता है और इसीलिए गोकू वहाँ से चला जाता है ये देखने के लिए कि ये सब आखिर कौन कर रहा है। और फिर गोकू देखता है कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि दो डिमंस आए हुए होते हैं और वो दोनों गोकू को मारना चाहते हैं और हम देखते हैं कि उसमें एक का नाम म्यूकी था और दूसरे का नाम था सुसानो। और फिर गोकू उन डिमंस को देख के कहता है, तो आखिरकार तुम लोग आ ही गए, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। और फिर वो लोग गोकू से कहते हैं, हे गोकू, हम उस डीमंस की तरह कमजोर नहीं हैं और वो अब मर चुका है, तो हम उसका यहाँ पर बदला लेने आए हैं और तुम्हें खत्म करने, समझे? तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।